हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। क्या आपको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? फटाफट बताएं बच्चे, क्या सारे बच्चों को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर जा रही है? मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? यस सर, तो सारे बच्चों को आवाज़ जा रही है। और आज है बच्चे अकाउंटेंसी की क्लास, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक नया टॉपिक, डेथ स्टार्ट करेंगे बच्चे हम लोग, कि रिटायरमेंट के बाद डेथ की वजह से अगर कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ देता है तो कैसे उसकी ट्रीटमेंट्स करते हैं, वो आज हम लोग को सीखना है। लेकिन लास्ट में जो रिटायरमेंट्स में लगभग सारी चीजें हम लोग पढ़ रखे हैं, और मान करके चलिए लगभग 95% सारी चीजें डेथ के चैप्टर्स के ऊपर भी सिमिलरली लागू होंगी। उसके पहले मैं क्या चाहता हूं स्टूडेंट्स, कि मैं आपको एक बैलेंस शीट प्रिपरेशंस का टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, जो कि रिटायरमेंट और डेथ दोनों के लिए कॉमन ही है। मैं बता चुका हूं 95% चीजें कॉमन है दोनों में। तो वो मैं आज पढ़ाऊंगा सबसे पहले आपको कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं रिटायरमेंट या डेथ के केस में। उसके बाद मैं डेथ का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डाल लेंगे, प्रिपरेशंस ऑफ बैलेंस शीट। बस प्रिपरेशंस ऑफ बैलेंस शीट का टॉपिक डाले बच्चे, फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालें, सारे बच्चे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। और याद रखिएगा, हर चैप्टर के अंदर हम लोग ये सारी चीजें सीख रहे हैं बच्चे, कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स करना होगा, कहीं स्किप नहीं कर रहे। यहां पर मैं आपको बता दूं, मैंने 2 चैप्टर्स के अंदर पूरे क्लियर ढंग से आपको पूरे के पूरे स्टेप्स बताए हुए हैं कि कैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। सब कुछ सेम है। जो डिफरेंस आने वाला है वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के अंदर सिखाऊंगा। तो मैं आपको क्लियर ढंग से लिख सकता हूं, यहां पर स्टार करके मैं क्लियर लिख रहा हूं कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड, याद रखिएगा मैं बैलेंस शीट को ही ऐसे लिख रहा हूं, बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड similarly as we have done in admission chapter। जैसा हम लोगों ने बच्चे एडमिशन चैप्टर्स के अंदर किया है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको अपने फॉलो कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बैलेंस शीट को करेंगे। उसको सेम टू सेम आपको अप्लाई कर देना। जितने भी तरीके हम लोगों ने फॉलो किए हुए हैं, सब कुछ सिमिलरली अप्लाई होगा। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं इस टॉपिक के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर, वो हम लोग को अपने इस टॉपिक के साथ सीख करके चलना है। तो क्या अलग है, इसलिए दूसरा मैं स्टार बना करके लिख रहा हूं, however following points to be considered in extra, यानी आपको कुछ अलग से पॉइंट बच्चे एक्स्ट्रा में ध्यान देकर के चलना पड़ेगा जब आप रिटायरमेंट या डेथ के चैप्टर्स में आते हैं। वो कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं अब लिखने वाला हूं, फटाफट इसे नोट करेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग समझ रहे हैं आखिर कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा में ध्यान देकर के चलना है। सर ऐसा क्या हो जाएगा इस टॉपिक के अंदर जो हमें एक्स्ट्रा में ध्यान देकर के चलना है? आइए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, सबसे पहले बच्चे जो आपको याद रखना है यहां पर, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रखना है। पॉइंट नंबर 1, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अब कैपिटल आपको नहीं दिखेगा। जो नया बैलेंस शीट आएगा आफ्टर रिटायरमेंट, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल नहीं दिखेगा। तो वो वाली बात हम लोग नोट कर रहे हैं यहां पर, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल will not appear in न्यू बैलेंस शीट। तो याद रखिएगा, जो रिटायरमेंट के बाद का बैलेंस शीट आप बनाएंगे उसमें आप रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल को बच्चे नहीं दिखाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, वरना ऐसी आदत हम लोग को लगी होती है कि हम लोग फटाफट आते हैं और वही सारी चीजों को रिकॉर्ड करके दिखाना शुरू कर देते हैं। वो गड़बड़ है, उस पर फिर आप समझ लीजिएगा कि आपका मार्क्स कट जाएगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है बच्चे, अगर रिटायरिंग पार्टनर का पैसा आपने फाइनल सेटलमेंट नहीं किया है और आपने उनको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है,
तो याद रखिएगा रिटायरिंग पार्टनर्स का वो लोन अकाउंट आपको नजर आएगा नई बैलेंस शीट के अंदर। तो ये एक एक्स्ट्रा में आपको जानकारी लेकर के चल रही है। तो याद रखिएगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट कब ऐसा होता है? इफ नॉट पेड, इफ फाइनल अमाउंट इज नॉट पेड। अगर फाइनल अमाउंट नहीं पेड हुआ है बच्चे, फाइनल अमाउंट इज नॉट पेड, अगर आपने फाइनल अमाउंट उनका नहीं पे किया है तो वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, नए बैलेंस शीट में आपको नजर आएगा। तो ये दो बात आपको एक्स्ट्रा में जानकारी लेकर के चल रही थी बच्चे कि जब आप बैलेंस शीट बनाए तो इनको रखें। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम जैसा आपने एडमिशंस के चैप्टर में बैलेंस शीट पढ़ा है वही बैलेंस शीट आपको यहां पर बना लेना है। चलिए फटाफट कमेंट करके बच्चे बताएं क्या आपको ये समझ आया कि नहीं, कि करना क्या है हम लोग को। क्या सारे बच्चों को समझ आ गया कि क्या हम लोग को इसके अंदर लेकर के चलना है? यस, तो सारे बच्चे समझ ले बैलेंस शीट ऐसे बनेगा बस। तो बैलेंस शीट में जो छोटा सा टॉपिक पढ़ाना था वो मैंने बता दिया। फिर डेथ के अंदर भी मैं सिमिलरली थोड़े से नोटिंग्स करा दूंगा जब मैं डेथ का टॉपिक पढ़ा दूंगा। तो अब सारे बच्चे तैयार हो जाए नए चैप्टर्स के लिए, नई शुरुआत के लिए। लेकिन नई शुरुआत हो कैसे रही है? डेथ के साथ। क्या बात है। तो पुरानी कहावतों में कहा जाता था बच्चे कि मृत्यु के बाद ही नया जीवन फिर आता है। बिल्कुल यहां पर भी वही चीज हो रहा है। अब मृत्यु के साथ नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहां पर। तो डेथ का सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे, सारे बच्चे डेथ का। तो हम लोग इसको अलग चैप्टर समझ लें या अलग टॉपिक समझ लें, जो मर्जी सोच समझ लो, लेकिन ये भी एक तरीके से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है बच्चे। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ये भी है, तो उसको ध्यान से हम लोग को समझ करके चलना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं हम लोग डेथ। तो ये हमारे सिलेबस के अंदर ये कॉमनली रिटायरमेंट के साथ ही देता है, तो आप इसे चैप्टर समझे, टॉपिक समझे, आपकी मर्जी। अब यहां से हम लोग स्टार्ट होंगे। और डेथ इज ऑल्सो अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। मैंने आपको जब रिटायरमेंट स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि देखो भैया, फॉर्म से व्यक्ति बाहर जा रहा है, अपने मर्जी से जाए तो वो रिटायर होकर के जा सकता है, और अगर भगवान की मर्जी से जाए तो डेथ की वजह से जा सकता है। यानी व्यक्ति का मृत्यु हो गया जिसकी वजह से फॉर्म वो छोड़ दिया और वो फॉर्म छोड़ करके चला गया। तो यानी मानिए तो दोनों का दोनों चैप्टर आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर बात कर रहा है, आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर बात कर रहा बच्चे, चाहे वो रिटायरमेंट हो या डेथ हो। तो सर क्या इसके अंदर भी वो सारी बातें हम लोग को पढ़नी है कि सर गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियोज, न्यू रेशियोज, ओल्ड रेशियोज, फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पार्टनर का कैपिटल, क्या सर वो सारी बातें सब कुछ यहां पर भी होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी बातें सब कुछ यहां पर भी होंगी बच्चे, लेकिन सिमिलरली वैसे ही होंगी जैसे आपने रिटायरमेंट के अंदर पढ़ा है। तो मैं बस आपको बस गाइडेंस दे रहा हूं, मार्ग बता रहा हूं यहां पर कि देखो भैया इसमें भी वही करेंगे, वही बात हम लोग लिखने वाले हैं। तो आइए देखिए क्या क्या हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब लोग को नोट करके चलना है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये चैप्टर को बस समाप्त कर रहे हैं हम लोग, सोचो शुरू नहीं हुआ कि खत्म करने की बातें हम लोग शुरू कर दी इस पे। नंबर 1 याद रखिएगा, ट्रीटमेंट जितने भी आपके होंगे, यानी सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस हो गया, न्यू रेशियो हो गया, सब कुछ जितना आपने कैलकुलेशंस किया ETC मैंने लिख दिया रेशियोज के अंदर, विल बी डन सिमिलरली एज डन इन रिटायरमेंट। तो भैया जैसे आपने रिटायरमेंट में किया बिल्कुल उसी तरीके से आप सारे के सारे कैलकुलेशंस करोगे, गेनिंग रेशियोज के, सैक्रिफाइस के, न्यू रेशियोज के, ओल्ड रेशियोज के, जो भी रिलेशन है सब कुछ सेम टू सेम होगा, कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है बच्चे। इस बात को हम लोग जोड़ देकर के चल रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2। अब देखिए मैं यहां पर एक ही बार में लिख रहा हूं, ध्यान से रखना। ट्रीटमेंट
इंक्रीमेंट ऑफ, यहां पर रीवैल्यूएशन गुडविल। देखो कितना आसान हो गया ये चैप्टर। गुडविल कॉमा डाल करके फिर मैं लिख रहा हूं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व will be done similarly as done in retirement। क्या बात है। तो सोचो, मैं आज तुम लोग को यही बताने के लिए बार बार लिख रहा हूं कि जो आपने वहां किया वैसे ही आप यहां पर भी करोगे, यानी कोई फर्क नहीं है, यही मैं बोलने के लिए आया हूं, कोई फर्क नहीं है, यही मैं बोलने के लिए आया हूं। तो यह बात आपको सिखाने के लिए यहां पर आ गया, ठीक है। यहां पर और थर्ड नंबर पर मैंने कहा कि प्रिपरेशंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे करेंगे सर, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, और सब कुछ समझ रहा होगा। प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट विल बी डन, क्या बात है, विल बी डन या विल बी प्रिपेयर्ड या विल बी डन सिमिलरली एज रिटायरमेंट। सब मैं वही लिख रहा हूं, सिमिलरली एज रिटायरमेंट, बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे। जब कुछ जैसे आपको तब सिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। लेकिन बच्चे अब मैं आपको यहां पर आकर के रोकूंगा कि सर सारा खाता वगैरह बना लेंगे, सारे कैपिटल एडजस्टमेंट्स वगैरह कर लेंगे, लेकिन सोचिए ध्यान से, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आप सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर मरने वाला पार्टनर रहेगा जिसको आप पैसा दे दो? आप मरे हुए पार्टनर को कह सकते हो ये लो भाई तुम्हारा सारा खाता बना दिया और लास्ट में मैं तुम्हें कैश या बैंक देकर के विदा कर रहा हूं, जैसे आप रिटायरिंग पार्टनर को करते थे? बोलो, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप मरे हुए पार्टनर को कह दो कि लो भैया मैं आपको पैसा दे रहा हूं, और वो आप कहेगा अच्छा ठीक है मैं यमराज से थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लेता हूं, आता हूं आपसे कैश ले लेता हूं और उसके बाद चला जाऊंगा? बोलो बच्चे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? नहीं हो सकता ऐसा सर। यानी कि जब हम लोग इनके खाते बनाएंगे, बाकी बता बच्चे आपको, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना, रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं सोचना, वो जैसे पढ़ लिया वैसे पढ़ लिया आपने। ओनली डिफरेंस इज कि आप डिसीज्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट सेटलमेंट कर रहे हो बच्चे, वो कैसे होगा, वो एक डिफरेंट चीज आपको सीख करके इसके अंदर चलनी है, वो चीज मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। तो इतनी सारी बातें तो मैंने आपको लिखा दिया कि बिल्कुल सेम तरीके से होगा, लेकिन सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल को मैं आपको डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा। तो जितनी सिमिलर बातें थी बच्चे, वो तो मैंने यहां पर लिख ही दिया, यहां पर कोई फर्क नहीं है, यहां पर मैंने डाल दिया यहां पर। लेकिन अब जो अलग अलग बातें हैं कि सर डेथ के अंदर क्या फिर भी कुछ अलग पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो, ये चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहे हो, है इसके अंदर है डिफरेंसेस, उसको डीलअप करना है हम लोग को। दो पॉइंट ऑफ व्यू से डीलअप करना है बच्चे। एक हम लोग को यहां पर कि जो पार्टनर जिसका डेथ हो रहा है, डिसीज्ड हो रहा है, उसके कैपिटल को कैसे सेटल करेंगे। अब सोच लें बच्चे, अगर आप उस व्यक्ति को पैसे नहीं दे सकते डायरेक्टली तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसको आप पैसे दोगे या जिसको आप वादा करोगे कि भैया वो तो चला गया, अब उसके बिहाफ पर हम आपको दे रहे हैं। उसके घर वाले हो सकते हैं, उसका वकील हो सकता है, उसका बच्चा हो सकता है, कोई हो सकता है, जिसे हम लोग कहेंगे बच्चे एग्जीक्यूटर। यानी जो पार्टनर मर रहा है उसके एग्जीक्यूटर्स की बात करते हम लोग दिखेंगे, और वो कैपिटल अकाउंट के सेटलमेंट में ही निकल करके आएगी बच्चे। तो यहां तक तो मैंने ये सारी बातें लिख दी कि सब कुछ सेम रहने वाला है, मगर अब मैं वो बात लिखने वाला हूं जो कि यहां पर डिफरेंट होने वाला है डेथ के चैप्टर्स में। तो अगला टॉपिक आप सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे कि जो अलग चीज होने वाली है इस टॉपिक के अंदर, डेथ के अंदर रिटायरमेंट से अलग बात होने वाली है, उसकी चर्चा करनी है, वो सीख जाएंगे हम लोग, टॉपिक खत्म हो जाएगा। यानी 1 से 2 दिन के अंदर आपका डेथ समाप्त। तो आइए सारे बच्चे आप मेरे साथ टॉपिक डालें, आप सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे, और यहां पर हम लोग को क्या समझना है कि एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है सर, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है
एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है हम लोग, तो मैं यहां पर एक टॉपिक डाल रहा हूं, एक्स्ट्रा टॉपिक टू बी स्टडीड। स्टडीड का स्पेलिंग चेक कर लेना। डाइड मुझे लग रहा है इसके अंदर भी मैंने स्टडीड के अंदर भी डाइड लिख दिया, STUDIED, आई थिंक यही होता होगा। स्टडीड में भी डाइड नजर आ रहा है मुझे। स्पेलिंग्स तुम अपने चला ना, मेरे स्पेलिंग के भरोसे जाओगे तुम्हारा मार्क्स कटेगा। मैं कंसेप्ट देने का काम करता हूं, स्पेलिंग देने का काम नहीं करता हूं। तो एक्स्ट्रा टॉपिक टू बी स्टडीड, हमने एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है इन चैप्टर ऑफ डेथ, रिटायरमेंट से अधिक। तो नंबर 1 हम लोग को पढ़ना है बच्चे, जो सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल होगा। दिस इज सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल। डिसीज का स्पेलिंग मुझे गलत लग रहा है, मुझे सुधार करने दो। आज क्या हो गया, किसका चेहरा देख लिए हैं, बार बार स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है यहां पर। डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल। और दूसरी बात सर क्या डिस्कस करने वाले हो, दो ही चीज डिफरेंट है। एक तो मैंने कह दिया सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा मैं डिस्कशन करने वाला हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सब बच्चे ध्यान देना, यहां पर आप सारे बच्चे यहां पर ध्यान देना कि ये आपका बैलेंस शीट है। ये देखिए, ये आपका बैलेंस शीट है, मैंने बना दिया। और इस बैलेंस शीट की डेट है बच्चे 31/3/2017। आपको रिटायरमेंट में याद आता होगा, मैं यहां पर बैलेंस शीट बना रहा हूं और बैलेंस शीट के अंदर मैं कोई प्रॉफिट रख देता हूं, ठीक है। आपको पता है, यह प्रॉफिट भी नहीं रखने की जरूरत है। यह बैलेंस शीट बनी हुई है 31/3/2017। आपको पता होता है कि सर जिस दिन बैलेंस शीट बनती है, आप जितने भी चैप्टर, जितने भी क्वेश्चंस आपने लगाए होंगे ना रिटायरमेंट के अंदर, आप जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर जो पार्टनर रिटायर हो रहा था वो प्लान करके इसी डेट पर रिटायर हो रहा था जिस डेट पर बच्चे बैलेंस शीट बनी हुई होती थी। सर इससे फर्क क्या हो जाएगा कि अगर बैलेंस शीट बनी हुई है और पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, फर्क पड़ता है बच्चे। बैलेंस शीट के तारीख तक सारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार हो चुके होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस निकल चुका होता है कि इस साल का कितना प्रॉफिट है, और वो पार्टनर अपना हिसाब किताब बड़े आसानी से कर लेता है। क्यों? क्योंकि या तो वो बढ़ चुका होगा या फिर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व में जो बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहा होगा। भाई जो मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां दिख रहा है, यानी अकाउंट हो चुका है। 31 मार्च 2017 को जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी सारी की सारी प्रॉफिट कैलकुलेटेड है, लॉसेस कैलकुलेटेड है, और वो बैलेंस शीट में या तो रिकॉर्डेड है या तो उनको मिल चुके हैं, बढ़ चुके हैं, सारा कुछ हिसाब किताब हो चुका है। यानी जिस तारीख तक फर्म चली है उसी तारीख को वो रिटायर हो रहा है प्लान करके। लेकिन आप बताओ मुझे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई व्यक्ति कहे कि हाँ मैं भी प्लान करके मरूंगा और ऐसे डेट पर मरूंगा जिस दिन बैलेंस शीट बन गया रहेगा? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? क्या आप मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? आपको भी लगेगा सर कैसे कैसे क्वेश्चंस करते रहते हो, अब टाइम वेस्ट होता है। ये तो मेरा भाई जो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता है या दूसरी तीसरी में, वो भी बता सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्लान करके मर सकता है। यमराज से बोल करके देखो, यमराज आना तो उसी दिन आना जिस दिन बैलेंस शीट बना होगा, ताकि मेरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉसेस कैलकुलेटेड हो, मैं अपना हिसाब कर लूं बड़े आसानी से। ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? असंभव, असंभव। और इस पर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं नो सर, नो सर, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। इसमें कुछ बच्चे मुझे बोला नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग जवाब दे रहे हैं कि नहीं हो सकता ऐसे। ऐसे कैलकुलेशंस में किसी का कमेंट्स आए ना आए, इसमें नो सर लिखने वाले बहुत आ गए। थैंक यू वेरी मच बच्चे, आप जगे आज क्लास के अंदर। कृष्णा कह रहा है सर कोई झूठी डेड भी तो शो कर सकता है ना। ये विचित्र सवाल, मैं मुझे लग रहा था कि ऐसा विचित्र सवाल अभी तक आया क्यों नहीं। कृष्णा क्या क्लास के अंदर नहीं है क्या? अब आ गया, अब ये पूरा हो गया, मेरा दिल का ख्वाहिश पूरा हो गया। कृष्णा दिल पे मत लेना बेटा, अभी तुम तुरंत दिल पे ले लोगे। नहीं सर मैं तो बस अपनी जानकारी बढ़ा रहा हूं। चलो कोई बात नहीं है, चलिए आइए। कृष्णा लॉयर बनना तुम क्लास 12th के बाद, तुम वकील बनना। कृष्णा को मैं सजेस्ट कर रहा हूं वकील बनेगा। ऐसी ऐसी चीजें कल्पनाएं निकाल कर खिलाएगा कि पूछो मत। चलो आ जाओ, वापस से आ जाओ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। हो तो सकता है कि गलत कोइंसिडेंटली इसी डेट को मर जाए, लेकिन सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले या फिर किसी और बोर्ड वाले आपके साथ ना खेलते हैं। वो इस दिन नहीं मारेंगे उसे, वो मारेंगे। अब देखिए कहां, अब कैसे कह रहे हैं
कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मान लीजिए मिस्टर एक्स, या मिस्टर एक्स क्यों, हम लोग का तो पेटेंट है ना ए बी सी, तो बी को इस बार रिटायर नहीं, इस बार सीधे मार ही देते हैं, तो लिख रहे हैं बी डाइड ऑन 1 जुलाई 2017, ये लिखिए, मैंने लिख दिया बी डाइड ऑन 1 जुलाई 2017। तो ठीक है भाई, क्या दिक्कत है सर, जैसे आप हिसाब किताब बनाते थे, इस बार आप 1 अप्रैल या फिर 31/3/2017 का नहीं बनाएंगे, अब आप बी का 1 जुलाई को कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जो उसका हिसाब किताब बनता होगा वो सेटल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 31 तारीख को नहीं मरे। लेकिन आप सब सोच करके बताओ, अगर फॉर्म 31/3/2017 को बंद, उसके खाते बंद हुए, तो क्या 1 जुलाई तक में फॉर्म चली है, तो क्या कोई प्रॉफिट फॉर्म ने जनरेट नहीं किया होगा या कोई लॉस फॉर्म ने जनरेट नहीं किया होगा? यहां से लेकर के यहां तक, इनके मरने के डेट तक, मैं प्रॉफिट की ही बात सोच करके चलता हूं क्योंकि जनरली प्रॉफिट ही आता है एग्जामिनेशंस में। क्या लगता है, ऐसा नहीं हुआ होगा कि 31/3/2017 से लेकर के 1 जुलाई 2017 तक फर्म चला है तो कुछ फायदे भी हुए होंगे? और बी के घर वाले बोल रहे हैं, बी के घर वाले बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो कि इसी तारीख को इनका कैपिटल अकाउंट सेटल करके हमको दे दो। ये जो चला है, महीना जोड़ना कितना चला है, 1 जुलाई कह रहा है, तो अप्रैल चला है, मई चला, जून चला, 3 महीने चले, 3 मंथ्स फॉर्म चला है। तो 3 महीने का क्या बी के नाम पर कोई प्रॉफिट नहीं होगा? एक तो हमारे घर का कोई व्यक्ति चला गया, ऊपर से आप 3 महीने की प्रॉफिट देने में भी हमारे साथ इतना आनाकानी कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। 3 महीने का भी हिसाब किताब हमारे साथ करो, और बिल्कुल जेन्युइन है, जेन्युइन है, क्योंकि 3 महीने भी फॉर्म के अंदर थे। तो बच्चे एक नई बात निकल करके आ गई, अब नई बात निकल करके आ गई कि प्रॉफिट जब और क्योंकि बुक्स कंप्लीट नहीं हुए, बुक्स तो कंप्लीट होंगे अगले साल जाकर के 31 मार्च 2018 को। तो अब एक नया काम बढ़ेगा बच्चे आप सबका कि आपको एक बीच में इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा बीच के अंदर, जिसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट टिल डेथ। फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट से लेकर के टिल डेथ तक का आपको एक प्रॉफिट कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, और उसमें आपको जाने वाले यानी मरने वाले पार्टनर्स को उसकी हिस्सेदारी कैलकुलेट करके देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर उसके साथ अन्याय हो जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो। यानी अब हम लोग दूसरा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर बच्चे, जो दूसरा टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो बीच पे प्रॉफिट आ रहा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, डेथ फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट, यानी पिछले बैलेंस शीट डेट जिस तारीख को बनी थी वहां से लेकर के यहां तक में आपको बच्चे ये काम करना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। यानी एक नई चीज, मरते मरते भी इस पार्टनर ने आपका सिलेबस बढ़ा दिया और थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया जो आपको सीख करके चलनी पड़ेगी। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर लेंगे, जाने वाले पार्टनर के हक में थोड़ी मेहनत हम कर लेंगे ताकि बेचारे को कुछ प्रॉफिट्स और मिल जाए, हम लोग अच्छे इंसान हैं। चलिए अब देखिए, कायदे से तो हम लोग को प्रॉफिट के कैलकुलेशंस पहले सीख लेने चाहिए, और उसके बाद क्योंकि कैपिटल अकाउंट जब फाइनलाइज करोगे तो उसके अंदर ये प्रॉफिट टिल डेथ, मैंने सीक्वेंसली नंबर 1 पर सेटलमेंट ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल लिख दिया है और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ सेकंड नंबर पे लिख दिया। बट मैं आपको सजेस्ट क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले आइए हम लोग सीख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, और उसके बाद हम लोग उनका सेटलमेंट करा देंगे। तो नंबरिंग में मत जाना, बस ये 2 चीज अलग से पढ़नी है, इसलिए मैंने बात यहां पर लिख दिया। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चल रहा हूं बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, ये कैलकुलेशन हम लोग को करके चलना है। चलिए, क्या सारे बच्चे समझ गए? क्या 2 एक्स्ट्रा चीज हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसके बाद चैप्टर्स के अंदर। बोलो फटाफट, क्या सारे बच्चे समझ गए कि क्या हम लोग को एक्स्ट्रा में पढ़ना है डेथ के चैप्टर्स के अंदर? इसलिए मैंने रिटायरमेंट और डेथ को थोड़ा अलग किया बच्चे, ऐसा नहीं आपको समझाने के लिए कह दिया कि दोनों चैप्टर एक ही पढ़ लो, नहीं, हम लोगों ने कैटेगोरिकली समझा इन चीजों को। यस सर। चलिए, तो सारे बच्चे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, उसके बाद मैं फाइनली सेटलमेंट कराऊंगा। सेटलमेंट में मुझे सिर्फ एंट्री लिखानी है, बाकी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए फास्ट, सारे बच्चे टॉपिक्स डालें। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, कैलकुलेशन ऑफ, यहां से आपको
यहां से बच्चे आपको थोड़ा मैथमेटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, यहां से आपको थोड़ा मैथमेटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, मैथ्स यहां, क्योंकि मैथ्स है। आप खुद सोचना, क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट पता लगाना आसान है क्या? 3 ही महीने फॉर्म चला है, हो सकता है 3 महीने ज्यादा सेल हुआ हो और आने वाले बाकी 9 महीने में सेल ही ना हो सकता है 3 महीने सेल ना हुआ हो और आने वाले 9 महीने में सेल ज्यादा हो जाए। तो बच्चे क्या इतना आसान है क्या कि वो 3 महीने की प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करके लेके चले जाए? नहीं, वो एक अंदाजा वाला प्रॉफिट होगा, वो एक काल्पनिक प्रॉफिट होगा। और याद रखिएगा, जो फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला कंटिन्यूइंग पार्टनर को। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रूडेंस के नियम के खिलाफ है। प्रूडेंस कहता है प्रॉफिट भविष्य की है, अभी हुई नहीं है, आप उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपस में करो। वो तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, जो पार्टनर मर रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग अभी ही कैलकुलेट करके उसका हिसाब किताब बना दे रहे हैं। तो अंदाजे वाली प्रॉफिट है, याद रखिएगा, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं हो सकता। हमें अपने पास्ट रिकॉर्ड से लेकर के एस्टिमेशंस करना पड़ सकता है। कुछ क्वेश्चंस के निर्देश हो सकते हैं कि कैसे आप कैलकुलेशंस करोगे, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नहीं करेंगे, अंदाजा लगाएंगे। तो चलिए टॉपिक डालिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, प्रॉफिट टिल डेथ। और याद रखिए, हमेशा जब मैं बोलता हूं टिल डेथ, इसका मतलब ये नहीं जब से फॉर्म में आया तब से लेकर टिल डेथ, फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट, फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट। तो पिछले बैलेंस शीट डेट से लेकर के, आप सुनिएगा, किताबों के अंदर बहुत सारे केसेस बनाता, मैं केसेस नहीं, मैं आपको मैथमेटिकली थोड़ा स्ट्रांग कर दूं। हालांकि मैथ मेरा खुद खराब है, लेकिन फिर भी खराब होने के बाद आपका अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो डर करके अकाउंटेंसी की क्लास छोड़ मत देना कि सर की मैथ तो खुद ही खराब है, तो फिर हम लोग इनसे क्यों पढ़े। फिर भी सिखाने का प्रयास करता हूं बच्चे, कुछ कुछ आपसे सीख लूंगा मैं। आइए, और यहां पर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सोचना, अगर क्वेश्चंस कह दे, मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूं, लास्ट ईयर प्रॉफिट, मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये मान लीजिए ईयर है आपका 2010-11 और यहां पर है 2010-11 का प्रॉफिट और 31/3/2011 तक बैलेंस शीट बन गया है और जो पार्टनर मर रहा है वो 1 जुलाई 2011 को मर रहा है। बी डाइड ऑन 1 जुलाई 2011। और मैं कह रहा हूं 2010-11 में जो फर्म की प्रॉफिट थी वो थी बच्चे, वो थी मान लीजिए यहां पर 12 लाख कर दिया मैंने, ये लीजिए 12 लाख कर दिया मैंने। और क्वेश्चन साइलेंट है, कह रहा है कि भाई मर गया है, उसका प्रॉफिट निकालो। अब सोचो, आप अपने बुद्धि के आधार पर, जो कि बहुत चलती है आपकी, उसके आधार पर सोचो क्या अंदाजा लगाओगे आप यही अंदाजा लगा सकते हो ना कि सर देखिए भैया कि फर्म यहां से लेके यहां तक जो चली है वो 3 मंथ चली है, ये लीजिए सर 3 महीने चली है, तो 3 महीने का अंदाजा वाला प्रॉफिट लगाना है हम लोग को। अगर मैं कह दूं कि देखो भाई पिछले पूरे साल में, पीछे के पूरे साल में अगर आपने 12 लाख कमाए हैं तो इस 3 महीने में आप कितना प्रॉफिट अंदाजन कमा सकते हो, सोच करके बताओ। मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए, कितना प्रॉफिट अंदाजे तौर पर, एग्जैक्ट नहीं, अंदाजे के तौर पे बताओ। पिछले पूरे साल आपने अगर 12 लाख कमाया है तो इस 3 महीने में अंदाजे में कितना कमा सकते हो। सारे बच्चे कहेंगे सर बहुत आसान है कि सर पिछले साल 12 कमाया ना आपने 12 लाख कमाया ना, तो सर इसको कमाने में आपने पूरे के पूरे 12 महीने दिए होंगे, आपने पूरे 12 महीने दिए होंगे और आपको 3 महीने का अंदाजा लगाना है। लीजिए सर लगा देंगे आपका अंदाजा इंटू 3 मंथ, यही तो है। तो आपका आंसर निकल करके आ रहा है 3 लाख। दिस इज नॉट एग्जैक्ट प्रॉफिट, बट एक अंदाजा तो लग सकता है ना, लॉजिकल अंदाजा कि हाँ सर लॉजिकल तो लग रहा है सर, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। कोई उपाय नहीं है सर हमारे पास, कोई उपाय नहीं है। तो बच्चे क्या किया मैंने कहा 12 लाख डिवाइडेड 12 महीना इंटू 3 महीना, बात खत्म। अच्छा सर कुछ और एग्जांपल बनाओ, एक एग्जांपल से मजा नहीं आता, कांसेप्ट भी नहीं आता, दोनों चीज नहीं आता हम लोग को। एक से मैं एक और एग्जांपल बना रहा हूं, बच्चे ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि
आपका था 12 लाख। ये देखिए, ये 12 लाख मैंने आपको प्रॉफिट कर दिया, और मैं कह रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं बच्चे कि सेल्स था 24 लाख। ये देखिए, मैंने अब सेल्स दे दिया, पिछले साल का ही डिटेल है बच्चे, पिछले साल का ही डिटेल है, और मैंने कह दिया पिछले साल से आपकी प्रॉफिट थी 12 लाख और सेल था 24 लाख। और इस बार मैंने क्या कह दिया, इस पीरियड के अंदर 3 महीने के अंदर सेल्स फ्रॉम 31/3/2011 टू 8 जुलाई 2011 का मैंने सेल्स कह दिया, आपके पास है 50,000। ये देखिए, मैंने आपको दे दिया 50,000, इधर आपने 50,000 का सेल्स ठोका है, मतलब किया है। अब आप सोच करके बताओ, अब आपको ना टाइम के आधार पर चलोगे ना तो वो मजा नहीं आएगा। अब अगर आप टाइम के आधार पर जाओ तो वो सूटेबल नहीं लगता बच्चे कि आप टाइम के आधार पर इस कैलकुलेशंस को करो, क्योंकि ध्यान से सुनना, अब आपको लगेगा कि सर प्रॉफिट 1,20,000 कमाने के लिए हमने पूरी की पूरी बिक्री की थी 24 लाख की, तो सर 50,000 के सेल्स पे हमारा कितने का फायदा हो जाएगा? ये सबसे ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। बोलो लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा कैलकुलेशन करना कि अगर हम लोगों ने 24 लाख का सेल्स किया तो हम लोग की प्रॉफिट हो गई सर 1,20,000, तो 50,000 क्या उसी के प्रोपोर्शंस में निकाल लेते हैं? बोलो लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस बार टाइम के आधार पर निकालना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सेल्स का डिटेल है, सेल्स का डिटेल है, यानी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ध्यान से सुनो, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सर पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट रेशियो था, मैं इसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी बोल सकता हूं, मैं इसे सिर्फ प्रॉफिट रेशियोज भी बोल सकता हूं, मैं इसे नेट प्रॉफिट रेशियो, लेकिन जीपी रेशियो भी जनरली हम लोग इसको बोलते हैं। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं यहां पर कि प्रॉफिट रेशियोज मेरा था, कितना होता है आप सबको पता है कि जीपी रेशियोज कैसे निकलता है, प्रॉफिट रेशियोज कैसे निकलता है, दैट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो आप निकाल सकते हो कि सर 12 लाख की प्रॉफिट थी और 24 लाख का यहां पर सेल्स था सर इनटू 100। चलो फटाफट मुझे बताओ कितना प्रतिशत था, प्रॉफिट के कितना परसेंट सेल्स था, ये मुझे बता दो फास्ट। 1-2 बच्चों का कमेंट आ रहा, मुझे और का चाहिए। जब सेल्स आपने 24 लाख की तो आपको 12 लाख का लाभ हुआ, तो सेल्स का कितना प्रतिशत आपका प्रॉफिट है, कितना परसेंट आपका प्रॉफिट है बच्चे, फास्ट बताएं। 50%, सारे बच्चे कह रहे हैं 50%। तो बोलो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि नहीं, प्रॉफिट आपका 50,000 का इंटू 50% कर दो, तो इज इक्वल टू यहां पर आपका निकल जाएगा 25,000। बोलो ऐसे आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो ये भी अंदाजा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर यहां टाइम के आधार पर कर दिया, यहां सेल्स के आधार पर हम लोगों ने कर दिया। बोलो लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फटाफट कमेंट चाहिए मुझे, फटाफट कमेंट चाहिए आप सारे बच्चों के, क्या ये लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फास्ट बताइए, फास्ट बताइए। हां सर लग रहा है हम लोगों को। अच्छा बच्चे चलिए ध्यान से सुनेंगे हम लोग, अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा सर इसको किसी और तरीके से कर सकते थे क्या? कर सकते थे, जैसे यहां किया वैसे यहां कर लो। और ये देखिए मैं इसी को कर दे रहा हूं वैसे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000। ये देखिए आपकी 12 लाख की प्रॉफिट थी, 12 लाख की प्रॉफिट थी, तो आपने 24 लाख का सेल्स किया था, इनटू 50,000 के सेल्स पर आपको कितना होगा? ये देखिए सेम आंसर निकल करके आ गया। यहां पर भी सेम चीजें मैंने कर दी कि अगर आप 12 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 50,000 कर दो तो भी आपके आंसर्स निकल करके आ जाएंगे, दैट इज 25,000, जैसे मर्जी करना है, या तो आप रेशियोज निकाल लो, या जैसे यहां मैंने सिखाया 12 लाख डिवाइडेड 12 महीना इंटू 3 महीना। देखो अब लॉजिक समझो, आप सारे बच्चे लॉजिक समझो। देखो क्या हो रहा है, सर 12 लाख बेस क्या है हमारा, महीना, 12 महीने का, तो महीने से डिवाइड किया तो यहां पर 3 महीने से इंटू किया। सर यहां पर 12 लाख डिवाइडेड बाई पूरे साल का सेल्स था 24 लाख, तो मैंने इस बार अपने इस साल के सेल्स से डिवाइड किया। कितना सिंपल है, सेल्स से डिवाइड किया और सेल्स से मल्टीप्लाई किया,
कितना सिंपल है, बेस चाहे जो मर्जी 100 लगा दे बच्चे। क्या आप कैलकुलेशंस ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो, कंसेप्ट समझ आ रहा है? अंदाजा लगाया जा रहा है यहां पे प्रॉफिट्स का, अंदाजा लगाया जा रहा है बच्चे प्रॉफिट्स का। बताओ फटाफट कमेंट करो, क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसके अंदर। अभी ध्यान से सुनो, मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। आइए, अगर मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, मैं बगल में लिख रहा हूं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मुझे बताना कि बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि नहीं। ये देखिए, मैं कह रहा हूं यहां पर सर प्रॉफिट टिल डेथ अगर हमें निकालना हो इज इक्वल टू, हम लोग प्रॉफिट टिल डेथ इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं कि सर प्रॉफिट जो भी हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट या बेस प्रॉफिट मैं लिखता हूं, बेस प्रॉफिट, ये लीजिए बेस प्रॉफिट, यानी जिसके ऊपर हमें ये अभी वाली प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। बेस प्रॉफिट पिछले कई सालों का एवरेज हो सकता है, पिछले साल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज बेस प्रॉफिट। जो आपको क्वेश्चन बेस के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है वो बेस प्रॉफिट, और डिवाइडेड बाय मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चे, डिवाइडेड बाय टोटल बेस जो आपका बेस दिया होगा। अगर महीना कह रहा है तो उन महीनों के आधार पर कर लेंगे, अगर सेल्स कह रहा है तो सेल्स के आधार पर कर लेंगे, जो भी आपको बेस कह रहा है उससे आप डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? बेस टिल डेथ, यानी जो बेस हमारे पास है डेथ तक का उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी अगर आपने यहां पर टोटल सेल्स से डिवाइड किया तो सेल्स टिल डेथ करिए, अगर आपने यहां पर डिवाइड आपने मंथ से किया 12 महीने, तो यहां जितना महीना हुआ है फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट, मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट, ये लिखिए फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट। चलिए, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बनाने के लिए रटने की जरूरत नहीं होती बच्चे, मैं ये इधर मिटा रहा हूं कैलकुलेशंस, आप लेकिन समझ सकते हो कि फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए होना चाहिए, रटने के लिए नहीं। तो बिल्कुल सिंपल हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं यहां पर हम लोग सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चे। तब तक आप उधर की नोटिंग्स करें, फास्ट नोटिंग्स करेंगे। और सिंपल सी बात है जो हम लोग को सीख करके चलनी थी प्रॉफिट टिल डेथ के बारे में। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशंस हो गया। अब मान करके चलो कि लगभग चैप्टर्स हम लोगों ने निपटा ही दिया है। यहां बोलो सारे बच्चे, क्या ये फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि सर जो बेस करा दो उसके बेसिस पे हम लोग कर लेंगे। बेस समझ आ गया? कमेंट्स कर रही हो क्या तुम लोग? अरे नहीं, 19:53 का कमेंट है। बताओ ये फॉर्मूला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किताबें अलग अलग तरीके से चलाती हैं, किताबें अलग अलग तरीके से चलाती हैं। हम लोग ये बेस समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सर एग्जाम्पल भी लिख दो नीचे में, हम लोग रटने वाले बच्चे हैं। ये लो एग्जाम्पल जैसे बेस प्रॉफिट जो भी हमको दे दे डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग पीरियड कर रहे हैं, मान लो यहां पर 12 महीने कर रहे हैं, 12 मंथ, तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं? मान लो इधर पीरियड ऑफ प्रॉफिट हम लिख रहे हैं, पीरियड ऑफ प्रॉफिट, मान लीजिए पीरियड ऑफ प्रॉफिट, तो इनटू क्या हो जाएगा? पीरियड टिल डेथ फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट। दूसरा ये देखिए, खूब सारे मैं एग्जांपल करा देता हूं। अगर सर हमारा बेस प्रॉफिट है सेल्स के आधार पर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू, यहां पर क्या कर सकते हैं? सेल्स टिल डेथ फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट। अब याद रखना बच्चों, वो बेस कुछ भी दे सकता है, वो बेस कुछ भी दे सकता है, याद रखिएगा, वो बेस कुछ भी दे सकता है। और ये भी चीज एक मैं नोटिंग करके बना सकता हूं, ये भी इसी को, ये जो बोल रहा हूं ना, ये दिस इज, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जीपी रेशियोज दे दे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दे दे। अगर आपको जीपी रेशियोज दे रहा है पहले पीरियड का, पास्ट पीरियड का जीपी रेशियोज दे रहा है, तो आपको क्या करना है? सेल्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो अभी एग्जांपल लेकर के मैंने आपको समझाया कि सेल्स से लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको जीपी रेशियोज दे रहा है तो इसी को हम लोग जीपी रेशियोज भी बोल सकते हैं बच्चे, याद रखिएगा। दिस इज व्हाट? प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट
रेशियो। अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉफिट रेशियो दे रहा है तो आप समझ जाइए इतना काम करके दे रहा है। प्रॉफिट रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रहा है, तो अगर ये देगा तो सीधे आप सेल्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो पीरियड का आपको निकालना है। चलिए, तो ये दोनों कैलकुलेशन सर हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन मजा कब तक नहीं है, फास्ट बोलो, तब तक आप बोर्ड देखो, मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूं आपके लिए। मजा कब तक नहीं है बच्चे, बोलो बोलो, कब तक कब तक नहीं है मजा? कोई नहीं बोलेगा, सब सोचते हैं छुट्टी हो जाए सर बस। अब कहां छुट्टी मिलेगी, अब तो दिन प्रतिदिन आपका ये बढ़ता चलेगा, टॉपिक बढ़ता चलेगा बच्चे, टॉपिक। आपके ये टॉपिक सब दिन प्रतिदिन बढ़ते चलेंगे, याद रखिएगा इस बात को। मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ कर निकाल दूं बस, किताब वाले भी ना छुपा छुपा करके देते हैं क्वेश्चन कहीं कहीं वो छुपा देते हैं। और फिर मैं इसके ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात करूंगा। अरे अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आया। अरे इलस्ट्रेशन 16 तो बोल ही रहे हो, उसके भाई वाले को भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, दोनों तो करना है ना हम लोगों को, दोनों तो करना है। यस, आइए बच्चे हम लोग सबसे पहले कर लें 60। यस 60 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 60, इलस्ट्रेशन नंबर 60 पर आएंगे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 60 पर आ रहे हैं हम लोग। आइए सारे बच्चे देखें। देखिए आपका किताब ना ऑन सेल्स बेसिस, ऑन टर्नओवर बेसिस, ये सब फालतू फॉर्मूले बना रहा है। आप देखिए जो भी बेस प्रॉफिट है उसके जो बेस यूज करेंगे वही बेस यहां पर कर लीजिए। बेस कैन बी पीरियड, बेस कैन बी सेल्स, और बेस कैन बी एनीथिंग क्वेश्चन यूज करा सकता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 60 पे आ रहा है, सारे बच्चे आ जाएं। और कह रहा है सारा, सीता एंड मीना वेयर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। पेज नंबर 5.76 पर है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 60। सारा, सीता एंड मीना जो कि पार्टनर थे और प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:2:1 में बच्चे। कह रहा है सारा डाइज ऑन 30 जून। बस सारा ने कर दिया कमाल, 30 जून को मृत्यु हुई इनकी, तो निश्चित तौर पे बुक्स पहले बन रहे होंगे। वेयर एज द फर्म क्लोजेज इट्स बुक 31 मार्च एवरी ईयर। लो 31 मार्च को फर्म अपना किताब बंद करता है, यानी उसी दिन बैलेंस शीट बना होगा, लेकिन सारा की मृत्यु हुई है 30 जून को। ओके, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड सारा रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी इंटाइटल्ड टू गेट द शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट्स। इंटरिम प्रॉफिट्स को गोला बनाइए। क्या होता है इंटरिम प्रॉफिट? अरे यही तो है इंटरिम प्रॉफिट, दिस इज ओनली इंटरिम प्रॉफिट। मैं यहां पर आप टॉपिक में लिख लीजिए इंटरिम प्रॉफिट, यानी एकदम बीच में साल के इंटरिम प्रॉफिट। तो ये फटाफट से लिख लीजिए बच्चे। चलें आगे चल रहे हैं हम लोग। और उसके बाद कह रहा है यहां पर कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस, यानी उसने बता दिया कि आपको जो बेस लेना है वो सेल्स लेना है बच्चे। तो सेल्स बेसिस को अंडरलाइन कर लीजिए। और क्या कह रहा है यहां पर, सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17, यानी 2016-17 का आपको यहां पर सेल्स भी दे रहा है और उसकी प्रॉफिट्स भी दे रहा है। एंड सेल्स इन द ईयर 2017-18 टिल डेथ फॉर हर डेट अमाउंटेड टू 1,20,000। तो लो बच्चे आपको 2 साल का डिटेल दे दिया। एक तो इस क्वेश्चन ने, मैं यहां मिटा रहा हूं ध्यान से देखिए, एक तो इस क्वेश्चन ने आपको किसी पीरियड का सेल्स दे दिया और किसी पीरियड्स का, उसी पीरियड्स का मतलब आपको क्या पकड़ा दिया है बच्चे, आपको उसी पीरियड्स का प्रॉफिट पकड़ा दिया और कह रहा है प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। ट्रीटमेंट्स अभी हम लोगों ने सीखा नहीं, अभी मैं जस्ट आपको सिखाऊंगा, अभी मैंने ट्रीटमेंट सिखाया नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ कैलकुलेशंस पे जोर दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए फटाफट क्या कह रहा है कि अच्छा सेल्स आपको निकालना है। तो देखिए बच्चे हम लोग सीधे सीधे लेकर के आ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 60 और मैं यहां लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट टिल डेथ, एकदम है साराज डेथ में लिख देता हूं क्योंकि नाम हम लोग को पता है साराज डेथ, साराज डेथ। तो कैसे निकलेगा, कह रहा है सेल्स को फॉलो करना है। आपको पता है पिछले साल का बच्चे आपको सेल्स कितना दे रहा है, ये देखिए मैंने क्या लिखा, बेस प्रॉफिट कितना है, बेस प्रॉफिट 1,20,000 प्रॉफिट दे रहा है ना आपको, 1,20,000। नहीं बच्चे डाटा थोड़ा फिर से देख लीजिए, डाटा में थोड़ा सा, यस 60,000 यहां पर सेल्स है और प्रॉफिट है 1,80,000, 1,20,000 अभी करंट का सेल है। यस बेस प्रॉफिट कितना है, ध्यान से देखिए, वापस से आकर के देखिए, मिस रीड हो गया थोड़ा सा तो वापस आकर के देख रहे हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, बेस प्रॉफिट। बेस प्रॉफिट बच्चे दे रहा है 1,80,000। आप ध्यान से देखिए, कह रहा है 1,80,000 है और जो सेल्स दे रहा है उसी पीरियड का कह रहा है 6 लाख है जी। तो ये तो हो गया आपका जो रेशियोज निकल जाएगा, लेकिन हम लोग इतना टाइम नहीं है सर कि रेशियोज निकालें, ये करें वो करें, सीधे मल्टीप्लाई करिए। मैंने क्या लिखा, बेस टिल डेथ, हमारा बेस चल रहा है सेल्स का, कितना है बेस टिल डेथ, 1,20,000 का सेल्स है सर, 1,20,000 का सेल्स है सर। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट कैलकुलेट करो, मेरे कैलकुलेटर्स नहीं है, आपके भरोसे हैं, कैलकुलेशंस करो। यहां पर चलिए फास्ट, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 1,20,000 और ये आ रहा बच्चे 36,000, ये देखिए 36,000 यहां पर। और याद रखिएगा आप सारे बच्चे, याद रखिएगा यहां पर ये हम लोग फर्म का कैलकुलेट किए हैं, ऑफ फर्म। मैं यहां लाइन जोड़ रहा हूं, ऑफ फर्म। ये मत समझ लेना कि सिर्फ सारा का निकल करके आ गया, नहीं, सारा का सारा का नहीं हो जाएगा, ये फर्म का है। तो सारा का हिस्सेदारी हम लोग निकालेंगे, तो सारा की हिस्सेदारी निकालेंगे, सारा शेयर कितना हो जाएगा, सारा शेयर इन सच प्रॉफिट, इसका कितना हो जाएगा भाई, 36,000 में सारा की हिस्सेदारी देखिए कितनी थी, सारा की हिस्सेदारी कितनी थी इस क्वेश्चन में, 2:2:1, यानी सारा का है 2/5, 2/5 बच्चे। तो 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना निकल जाएगा, फास्ट बताइए, 14,400। बोलो बच्चों, क्या सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं प्रॉफिट टिल डेथ। तो ये फर्म का प्रॉफिट निकल गया, एंड दिस इज सारा, दिस इज फर्म, दिस इज फर्म। याद रखिएगा फर्म्स है, फर्म्स की प्रॉफिट है, और सारा का यहां पर निकल करके आ गया 14,400। तो सारे बच्चे बिल्कुल इजीली इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेशंस तो आपका उद्देश्य नहीं है ना, सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेशंस तो आपका उद्देश्य नहीं है। आपको तो बच्चे ये भी ध्यान देकर के चलना है कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी ट्रीटमेंट। देखो बच्चे ध्यान से समझो, ऐसे ऐसे वो कैलकुलेशंस खूब कराएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं ट्रीटमेंट भी सिखा दूं, अदरवाइज आप ट्रीटमेंट्स नहीं कर पाओगे। यहां पर आपको एक ट्रीटमेंट दे रहा है, हाँ आप देख सकते हैं 58 में भी कैलकुलेशंस है, 58 में कैलकुलेशंस है, इलस्ट्रेशन नंबर 58, इलस्ट्रेशन नंबर 58 में आ जाए सारे बच्चे फटाफट, मैं उसे भी पढ़ा दूं आपको एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 58 में आ जाओ प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 58 पर। फास्टली अभी फिलहाल इलस्ट्रेशन नंबर 58 फिलहाल रहने दो, मैं ट्रीटमेंट ऑफ यहां पर आपको पढ़ा दूं, फिर कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर लूंगा तो 58 पर लेकर के आऊंगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 58 बहुत आसान है, बट ट्रीटमेंट सीखने के बाद ही वो बच्चे क्वेश्चंस होगा, तो मैं ट्रीटमेंट पे लेकर के एक्चुअली आना चाहता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे। तो सारे बच्चे लिख ले कि सर ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगी 14,400, तो करेंगे क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जनरल एंट्रीज क्या होगी, वो तो सिखाओ। चलो फटाफट सारे बच्चे टॉपिक डालें, ट्रीटमेंट ऑफ। अब हम लोग इनके ट्रीटमेंट सीख रहे हैं बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। तो ये तो कैलकुलेशंस हम लोगों ने कर लिया, अब इनके ट्रीटमेंट्स पे आ जाओ, इनके कैलकुलेशंस पे आ जाओ फास्ट। ट्रीटमेंट टॉपिक डालेंगे, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी। अब ध्यान से सुनना, एंट्री मैं सिखा रहा हूं। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन
कंटिन्यूइंग पार्टनर, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर सेम रहता है जो डेथ के पहले था, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है बच्चे। और अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बदल जाती है डेथ के बाद, आपस में अनुपात में बदल जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। सर एग्जांपल के जरिए बताओ। जैसे देखो, मान लो ए बी सी है यहां पर 3:2:1 में, और मैं बी को कर रहा हूं यहां पर डाइड। यहां मैंने कह दिया कि बी की मृत्यु हो गई, और मान लो फ्यूचर में ए एंड सी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चे 3:1। बोलो, मैं पूछना चाहता हूं क्या इन दोनों के बीच में डेथ से पहले भी सेम रेशियो था कि नहीं आपस में बांटने के लिए? ये देखिए, यहां भी देखिए ए और सी के बीच में 3:1 का ही रेशियो था, और मरने के बाद भी बी चला गया तो ए और सी के बीच में 3:1 का ही रेशियो है। यानी आपस में प्रॉफिट बांटने का जो रेशियो है बच्चों वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रीटमेंट अलग होगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं बदल दूं, यहीं पर मैं ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दूं कि इनके फ्यूचर्स में मैं ऐसे लिख दूं 3:2, ये लो मैंने बदल दिया। अब मैंने लिख दिया ए और सी के बीच में 3:2। तो देखिए पहले क्या था ए और सी के बीच में 3:1, लेकिन अभी 3:2 हो गया है बच्चे। तो यहां पर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल एंट्रीज अलग होगी। तो ये दोनों कंडीशंस हम लोग को समझ करके चलना पड़ेगा। समझ रहे हो कैसे फर्क हो सकता है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बदल गया तो, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज न बदला तो। चलिए आइए दोनों कंडीशंस में लिखाते हुए आपको समझा रहा हूं यहां पर। तो ट्रीटमेंट जब हम लोग लिख रहे हैं, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट्स आपको समझने के लिए। नंबर 1 मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर, इसीलिए मैंने 58 को रोका है बच्चे, क्योंकि उसके अंदर ये कंसेप्ट लागू हो रहा है। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर, याद रखिएगा, डज नॉट चेंज आफ्टर डेथ, तो आपको क्या करना है? बिल्कुल सिंपल एंट्री है। तो आप क्या करने वाले हो यहां पर, केस ए, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट टिल डेथ है, तो बच्चे आपको एंट्री पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी आप वो प्रॉफिट जो कैलकुलेट किए हो सीधे तौर पर रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दो, लेकिन खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं खुलता, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से खुलता, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं की हैं, ये अंदाजा का प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है। और जब पूरा का पूरा लास्ट में जाकर के पूरी प्रॉफिट एक्चुअली कैलकुलेट होगी तो ये एडजस्ट हो जाएगा उससे। ये कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है जो आप इस तरीके से बांट रहे हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसलिए इसका नाम खुलता है, इसलिए इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खुलता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप सारे बच्चे सोचो, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस पहले से था? क्या फर्म के पास पहले से था? नहीं सर, नहीं था, ये तो अभी अभी खुला है। यानी नियमतः इसका डेबिट बैलेंस आ गया है कि नहीं? सोच करके बताना, क्या इसका डेबिट बैलेंस आ गया कि नहीं? तो अगर इसका डेबिट बैलेंस आ गया तो क्या ये बैलेंस शीट में अपीयर करेगा कि नहीं करेगा? सोच करके बताओ फटाफट, क्या ये बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर प्रॉफिट है तो हम लोग तो सीखे हैं प्रॉफिट को लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे। बच्चे वो कंसेप्ट मत करो, वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है, इसलिए उसको जब बांटते हो तो एंट्री क्लोज होती है प्रॉफिट की। लेकिन यहां पर तो एक अंदाजे वाले प्रॉफिट को आप बांट रहे हो, तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खुल गया डेबिट में। हमको कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है कि लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट टैली करानी है। तो बैलेंस शीट टैली कराने के लिए, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट टैली, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ले जाकर के बैलेंस शीट में, डेबिट बैलेंस होने के कारण बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे हम लोग। यस, मजबूरी है, कोई लॉजिक नहीं है, मजबूरी है।
हम लोग इसको बैलेंस शीट में ले जाकर के सस्पेंस, अंदाजा, एडवांस में बांट दिया आपने, तो इसलिए हम लोग डेबिट होने के कारण इसे एसेट, ये मत सोचना प्रॉफिट है तो लायबिलिटी, नहीं भैया, ये अंदाजे की प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस है, जस्ट टू मैच द बैलेंस शीट हम लोग इसे ले जाकर के क्या दिखाएंगे, एसेट साइड, याद रखिएगा। ओके, अगर लॉस है तो यहां पर बी, अगर लॉस है तो लॉस टिल डेथ, तो सर जस्ट रिवर्स एंट्री कर दो, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो लॉस के ऊपर बच्चे जनरली आता नहीं है, क्योंकि हम लोग अत्याचार नहीं करना चाहते हैं मरे हुए व्यक्ति के साथ, यहां पर मरे हुए व्यक्ति के साथ। अच्छा बच्चे सुन लो, यहां पर सारे बच्चे ध्यान दें, मैंने रिटायरिंग पार्टनर लिखा है, साथ साथ में आप डिसीज्ड पार्टनर भी कर लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिटायरिंग पार्टनर पे भी अप्लाई हो सकता है, रिटायरिंग पार्टनर पे भी अप्लाई हो सकता है। तो क्योंकि सीबीएसई ने अपने सिलेबस कट के दौरान, सीबीएसई तो खैर कभी भी नहीं पूछता था, लेकिन दूसरे बोर्ड के अंदर रिटायरमेंट के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट डाला जाता था कि रिटायरमेंट का डेट आगे डेफर करके, तो याद रखिएगा ये रिटायरमेंट में भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली ये डेथ के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, डेथ के चैप्टर्स में, तो हम लोग को फोकस डेथ के ऊपर ही करके चलना बच्चे, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं डिसीज्ड पार्टनर, ये लीजिए डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं, ये डिसीज्ड और रिटायरिंग दोनों पर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट भी बैलेंस शीट डेट के बाद कराया जा सकता है, क्योंकि इस साल के बच्चों को छूट है तो वो डरे नहीं, उनको डेथ के पार्टनर्स में यूज करेगा। लेकिन आईसीएसई बोर्ड रिटायरमेंट के भी चैप्टर में इसको यूज करता था, लेकिन इस बार उसने स्पेसिफिकली मना कर दिया कि हम नहीं पूछेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट तो पूरा सीख लो, कॉन्सेप्ट पूरा सीख लो, क्योंकि अगर रिटायरमेंट का डेथ भी डेफर हो गया तो उसमें भी सेम कैलकुलेशंस होगी। लेकिन वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन डेथ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल का इसको सोच करके चलना है। तो यहां भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि दोनों जगह मैंने रिटायरिंग लिख दिया तो आप कंफ्यूज ना हो जाना कुछ बच्चे यहां पर, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं भाई डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल, डिसीज्ड पार्टनर। तो डिसीज्ड पार्टनर हो या फिर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल हो, उसको आप डेबिट करो और यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करेंगे। यस, अब याद रखिएगा आप सारे बच्चे, आपको सारे बच्चों को यह ध्यान देकर के चलना है, ये जो है बच्चे, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड अपीयर करेगा, बैलेंस शीट में विल अपीयर इन एसेट्स साइड, और ये जो आएगा यहां पर जो प्रॉफिट, अच्छा मैं ऐसे लिख रहा हूं तो आप समझ भी नहीं पाओगे, मैं एरो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के सहित कर रहा हूं, ये देखिए मैं एरो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को, यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अपीयर करेगा आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड, जो प्रॉफिट वाला बाटा, और ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए ये अपीयर करेगा बच्चे लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। तो याद रखेंगे आप ये दो चीज को, और याद रखिए ये कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट टू मैच द बैलेंस शीट, जस्ट टू मैच द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को टैली कराने के लिए बच्चे बस, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो जिन बच्चों को समस्या आ रही थी डिसीज्ड पार्टनर क्यों नहीं लिख रहे हैं, समझ आया, डिसीज्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर दोनों पे सेम टू सेम अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोगों ने रिटायरमेंट के अंदर इस टॉपिक को नहीं देखा और आता नहीं है जनरली, आईसीएसई बोर्ड स्पेसिफिकली इसके ऊपर क्वेश्चंस करता है, लेकिन आपको जहां मर्जी वहां पूछ ले भैया, ये तो ठीक है प्लानिंग हो सकती है रिटायरमेंट की, लेकिन रिटायरमेंट का डेथ भी तो चाहे तो रिटायरमेंट का डेट भी तो चेंज कर सकता है। हाँ सर, चलिए ये सीख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, अब हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं कि सर अगर चेंज हो जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ट्रीटमेंट क्या होगी, फटाफट इसे नोट करें, मैं मिटा रहा हूं बच्चे यहां से, तो क्या होगी, चलिए फास्ट। तब हम लोग क्या करने वाले हैं, और तब आप लोग का फेमस सीखा हुआ एडजस्टमेंट एंट्री है बच्चे, फेमस सीखा हुआ एडजस्टमेंट एंट्री, तब तो आपको कोई समस्या ही नहीं होने वाली है, एकदम मजे में आप लोग करेंगे, एकदम मजे में आप लोग को वो ट्रीटमेंट एंट्री आती है। और यहां पर मैंने क्या डज नॉट चेंज लिख दिया ना, यहां पर पार्टनर चेंजेस, ये देखिए चेंजेस आफ्टर डेथ मैंने बदल दिया, चेंज हो जा रहा है तो क्या होगा, और देखिए कितनी सिंपल एंट्री में लिखने वाला हूं, गेनिंग
पार्टनर, ये दूसरा है बच्चे, ये दूसरा। अगर चेंज हो गया तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कितना सिंपल है, इस पे तो आपने पीएचडी कर रखी है, इसके ऊपर तो आपने पीएचडी कर रखी है, इसके अंदर तो आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस खत्म होता है बच्चे टॉपिक्स। यानी ये दो ट्रीटमेंट्स आपके ध्यान में रखना है, चेंज हुआ तो, नहीं चेंज हुआ तो। अब आप जाकर के इलस्ट्रेशन नंबर 58 को अपने होमवर्क पे ले ले बच्चे, ये लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 58, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है इतना समझाने के बाद आप 58 भी बड़े आसानी से कर ले जाओगे। बोलो क्या सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया कि नहीं आ गया ये टॉपिक?